तेजी से बदलते दौर में एक तरफ जहां इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, वहीं इससे जुड़े नुकसानात की भी एक लंबी फहरिस्त है। आर्टिफिशियल डेटा, बिग डेटा, डिजिटल लाइब्रेरी, क्लाउड स्टोरेज, इंटरनेट की दुनिया में वो नाम हैं जिनमें लातादाद इंफॉर्मेशन जमा रहती है। इस इंफॉर्मेशन को महफूज बनाने के जिम्न में भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक ड्राफ्ट बिल डिजिटल पर्सनल डेटा बिल 2022 को मुतारिफ कराया। हालांकि इससे पहले इंडिया में डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी तक आईटी रूल्स 2011 के सहारे डील किया जाता रहा है, लेकिन ये रूल्स हमारे डेटा के प्रोटेक्शन के लिए अभी भी नाकाफी समझे जाते हैं। पर्सनल डेटा की अगर बात की जाए तो इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल से लेकर हेल्थ कार्ड तक शामिल हैं। इंटरनेट के जरिए हैकर्स की जानिब से आपके पर्सनल डेटा की चोरी कभी भी हो सकती है। अपने डेटा को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के दौरान बीच में ही आपकी इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ करके उसका मिसयूज किया जा सकता है। लिहाजा अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे महफूज किया जाए और कौन से तरीके अपनाए जाएं, इसे समझने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद नौमान। पिछली एक दहाई में हम बहुत तेजी से डिजिटल होते गए। हर रोज इंटरनेट यूज करने वाले और मोबाइल यूजर्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, और हम जैसे जैसे साइबर फैसिलिटीज हासिल करने लगे वैसे वैसे साइबर क्राइम में भी इजाफा हुआ। कहीं फिशिंग तो कहीं स्पैम मैसेजेस जैसी बहुत सारी परेशानियां सामने आई और सवाल उठा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन का। जी हां, आपका हमारा पर्सनल डेटा आखिर कितना महफूज है, इस सवाल के ऊपर बहुत सारी बातें हुई। सन 2011 में कुछ गाइडलाइंस आई और सन 2019 में एक बिल तैयार किया गया जिस पर आवाम को, एनजीओस को और कुछ कंपनीज को भी एतराजात थे। आखिरकार पिछले साल सन 2022 में हुकूमत ने एक बिल तैयार किया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। आखिर क्या है ये बिल, इसको जानना हम सबके लिए कितना जरूरी है, इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो साइबर लॉ एक्सपर्ट। हमारे साथ हैं मोहतरमा खुशबू जैन साहिबा और हमारे साथ हैं साक्षर दुग्गल साहब। इन दोनों के अलावा स्टूडेंट की तादाद हमारे साथ है जिनके पास बहुत सारे सवाल हैं, और उन तमाम सवालों को आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है। खुशबू जी, जब हम बात करते हैं पर्सनल डेटा की, और आज के इस दौर में जहां हमारी डिजिटल इंडिया की जब हमने मुहिम की बात की थी आज से 4 साल पहले, बहुत कामयाब हुई, लेकिन आखिर क्या है हमारा पर्सनल डेटा या डिजिटल डेटा की जब हम बात करते हैं, आखिर क्या है डेटा? अगर मैं डेटा की बात करूं तो थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं आपकी शुरुआत से, कि अगर मैं आपसे 12 साल पहले या 15 साल पहले पूछती कि राइट टू प्रिवेसी आपका है या प्रिवेसी है, तो हम बोलते ये कैसी चीज़ की बात कर रहे हो, हम इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देते थे। बट फिर जैसे डिजिटल की आप बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारी हर रोज़ की ज़िंदगी में आ चुकी है, स्कूल से लेकर बैंकिंग से लेकर शॉपिंग से लेकर वॉचिंग से लेकर एवरीथिंग, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए देखते हुए ये समझ में आया कि डेटा जो है वो ये जो डिवाइसेस है ये डेटा बहुत सारा आपका कलेक्ट करते हैं, और ये डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारी चीज़ों में। अगर एक कंट्री के पास में दूसरी कंट्री का डेटा है तो उसके लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़, और वो दूसरी कंट्री जिसका डेटा वहाँ गया है वो बहुत वल्नरेबल हो जाती है। अगर आप कंट्री से कंपनी स्पेसिफिक पे आए तो अगर किसी कंपनी के पास में ज़्यादा डेटा है तो उसके पास ज़्यादा एडवांटेजेस है। वही बात आ गई कि पर्सनल, आप और मेरी जो बात करते हैं, तो अगर हमारा कोई पर्सनल डेटा किसी के पास है और उसको वो मिसयूज़ करता है या यूज करता है हमारी परमिशन के बिना, तो वो भी एक बहुत क्रूशियल चीज हो गई है जिसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होने लगे जहां किसी की पर्सनल चैट, किसी की पर्सनल पिक्चर्स कोई पब्लिश कर देता है, कोई इंटरनेट पे डाल देता है, डिजिटल मोड में डाल देता है। तो उन सब चीजों को देखकर ये माना गया कि जो आपकी राइट टू लाइफ है वो डिग्निफाइड नहीं हो सकती अगर आपके पास में राइट टू प्रिवेसी नहीं है। तो इसी को देखते हुए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने के पुट्टास्वामी जजमेंट में बोला गया कि जो आपका राइट टू लाइफ है उसमें आपका राइट टू प्रिवेसी इज योर फंडामेंटल राइट।
बट वो 2017 में जब आया तो ये बोला गया कि अच्छा ठीक है, राइट टू प्रिवेसी तो है, बट कैसे, इसको कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो वहीं जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई, जिन्होंने एक डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क बनाया, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। तो वो जो फ्रेमवर्क था उसी पे 2019 का जो बिल है आपका, द फर्स्ट बिल जिनकी हम बात करते हैं इंडिया में, जो पहला बिल आया डेटा प्रोटेक्शन को लेकर 2019 वाला, वहां से अभी तक की जर्नी है कि आई थिंक 3, 4 या 5 बार उसमें वो चेंजेस हो चुके हैं। इतने हो गए थे कि 2022 में ये पता चला कि स्टेक होल्डर्स के इन्वॉल्वमेंट, पार्लियामेंट्री मेंबर्स के जो सजेशंस थे उन सबको इनकॉर्पोरेट करने के बाद में 100 से ज्यादा उसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत हो गई थी। तो उन्होंने बोला इस बिल को हम रिकॉल कर एक फ्रेश बिल देते हैं, जो सारे सजेशंस आए उन सबको इनकॉर्पोरेट करके एक फ्रेश बिल देते हैं। इसी को लेकर जो नवंबर 2022 में नया बिल आया है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2022, वो इंट्रोड्यूस किया गया, ओपन रखा है स्टेक होल्डर्स के लिए सजेशंस देने के लिए। और वही सजेशंस 2 जनवरी लास्ट थी। तो अब आई थिंक इस मॉनसून सेशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। साक्षर जी, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय में, अगर हम पूरा ग्लोबल नजरिए से भी देखें और इंडिया की इस मुहिम के नजरिए से भी देखें, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं? देखिए, डेटा प्रोटेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है आज के टाइम में, और स्पेसिफिकली इंडिया जैसी इकोनॉमी जो जिसे कहते हैं हम इस साल सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे, और हम ग्लोबली भी बहुत ग्रो कर रहे हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो बहुत ग्लोबल इकोनॉमीज जो आगे बढ़ रही हैं, जैसे हांगकांग, सिंगापुर, इन सब के पास अपना डेटा प्रोटेक्शन बिल, अपना एक्ट है। तो इस चीज को देखते हुए मेरे को लगता है कि ये इंडिया के लिए बहुत जरूरी था, और सरकार बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर ये लाई है, क्योंकि कोविड के बाद हमें, जैसा कि मैम ने कहा, डेटा प्रोटेक्शन जरूर हमें पता लगा जस्टिस के पुट्टस्वामी की जजमेंट से, लेकिन कोविड के बाद पर्सनली सबको लगा कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। पर्सनल डेटा हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, सबकी डेफिनेशन अलग है पर्सनल डेटा की। हम ये नहीं बोल सकते कि एक पर्सन का पर्सनल डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे से, हर किसी का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 के दौरान बहुत सारे अटैक्स हुए, कभी फिशिंग अटैक्स, कभी साइबर फ्रॉड अटैक, कभी ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो उसके चलते हमें पर्सनल डेटा की जो इंपॉर्टेंस है वो हमें पता लगी है, और अब ये बिल्कुल क्रिटिकल समय है कि हमारा ये एक्ट आ रहा है, और जो हमारी जनता है उनको भी पता लगेगा कि पर्सनल डेटा कितना जरूरी है, और लीगली उसके साथ हमें चलना काफी जरूरी बन जाता है। लीगली उसके लिए चलना हमारे लिए जरूरी बन जाता है। खुशबू जी, जब हम इस एक्ट की बात करते हैं, मतलब जो अभी एक्ट बनेगा, इस बिल के अंदर क्या कुछ चीजें ऐसी रखी गई हैं जिसके अंदर हम ये मान करके चलते हैं कि नहीं, अब हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से महफूज रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, और अगर उसके साथ कहीं कुछ गलत होता है तो उसके लिए एक पूरा कानूनी प्रावधान होगा? तो एक बहुत अच्छी चीज इस बिल में यह आई है कि पर्सनल डेटा है। तो जो डेफिनेशंस थी उसमें उन्होंने बोला है कि जो आपका डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो पर्सनल डेटा है, तो उसको रिकॉग्नाइज किया गया। दूसरी बात उन्होंने बोली कि जो आपके 9 प्रिंसिपल्स होते हैं प्रिवेसी के, जो हो गया कंसेंट हो गया, लिमिटेशन पर्पस हो गया, कलेक्शन पर्पस हो गया, एक्यूरेसी हो गया, इरेजर हो गया, राइट टू बी फॉरगॉटन, उस पर मैं डिटेल में बात करूंगी। उसके बाद में सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो आ गया, ये जो सारी चीजें हैं 9 प्रिंसिपल्स, वो आप देखेंगे तो ये जो 30 सेक्शन का बिल बना है उसमें ये सारे प्रिंसिपल्स एम्बेडेड है, एम्बाइब्ड है। अब अगर मैं राइट टू बी फॉरगॉटन, एक और एस्पेक्ट है जिसपे बहुत डिस्कशन होता है, और हम एज अ कंट्री अभी तक उस चीज को फोर्स नहीं कर पाए हैं। पुट्टास्वामी जजमेंट में इस बारे में बात जरूर हुई थी। वो ये था कि जब आपका डेटा चला जाता है तो बहुत बार चला जाता है, बट आप चाहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता मेरा डेटा आज रहे, तो क्या आपके पास ऑप्शन है, क्या आपके पास अभी भी ओनरशिप है अपने डेटा की, क्या आप उसको बोले कि आप इसको राइट टू बी, आप, मैं चाहता हूं कि ये भूल जाए इस चीज को, फॉरगॉट कर दे इस डेटा को। तो वो एक चीज बहुत अच्छी आ गई कि अगर उस डेटा का जो इन्होंने कलेक्ट किया है पर्पस खत्म हो जाता है, तो आप एज अ डेटा प्रिंसिपल, जो आप जिसका डेटा है, वो ये बोल सकता है डेटा फिड्यूशरी को कि मेरे को राइट टू बी फॉरगॉटन का राइट एक्सरसाइज करना है, आप मेरा डेटा डिलीट कर दें। तो ये अभी तक प्रावधान नहीं था। केस टू केस बेसिस पे बहुत सारे कुछ जजमेंट्स आए हैं हमारे कंट्री में, बट वो लिमिटेड रहे हैं उस केस को लेकर कि राइट टू बी फॉरगॉटन वहां पे एक्सरसाइज हो रहा है। बट यहां पर ये बहुत अच्छी चीज इस नए बिल में इंट्रोड्यूस हुई है। तीसरी चीज, यहाँ पे पेनल्टीज बहुत हाई कर दी गई है, तो वो एक चीज अच्छी है कि अप टू लेवल आपने बढ़ा दिया है, ताकि एक डेटरेंट रहे लोगों पर कि इन कंपनीज पर कि सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दे। बिकॉज अभी तक डेटा कलेक्ट करना तो सबको बहुत अच्छा लगता है कि डेटा कलेक्ट करे, क्या प्रॉब्लम है, तो लाइबिलिटी बहुत कम है। जब लाइबिलिटी आती है तो आप सिक्योरिटी पे ध्यान देने लगते हैं कि अगर मैं किसी का ABC डेटा ले रहा हूं तो इसको मुझे सिक्योर करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने बताया कि डेटा से लेकर बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज हो सकती है अगर आपके पास डेटा है। तो अगर मैं अपना डेटा आपके पास सुरक्षित रख रही हूं, उससे आपका बिजनेस बन रहा है, या उससे
आप डेटा चर्न कर रहे हैं, आप डेटा फिड्यूशरी है, तो आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आप मेरा डेटा सिक्योर रखें, बिकॉज अगर आप डेटा सिक्योर नहीं रखते हैं तो उसके रिपरकेशंस मेरे ऊपर एज अ डेटा प्रिंसिपल आते हैं। तो ये जो लाइबिलिटी है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चौथी चीज यहां पर बात की गई है क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयरिंग की, जो दो तरीके से अब देखी जा सकती है कि सही भी। तो लोकलाइजेशन के ऊपर भी मसला था कि लोकलाइजेशन नहीं हो सकता, आप क्रॉस बॉर्डर क्यों आप जी बिल्कुल। तो अभी तक जितना हम डिस्कशन कर रहे थे, जितनी बार ये बिल प्रपोज हुए हैं, हर बार लोकलाइजेशन को लेकर जो फॉरेन स्टेक होल्डर्स है उनकी तरफ से बहुत ऑब्जेक्शंस उठे हैं कि आप लोकलाइजेशन नहीं रख सकते, आप कंप्लीट लोकलाइजेशन नहीं रख सकते। बट इस बार के बिल में अगर हम देखेंगे तो हम लोकलाइजेशन वाली बात को हटा दिए हैं, बल्कि हमने नया टर्म इंट्रोड्यूस किया क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयरिंग। उसमें हमने ये बोला है कि जो कंट्रीज ए लिस्टेड होगी, सरकार जिन कंट्रीज को लिस्ट करेगी, प्रेफरेंशियल लिस्ट करेगी, उन कंट्रीज के यहाँ पे आप अपना डेटा रख सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपने कॉन्ट्रैक्ट अपने हिसाब से रख सकते हैं उन कंट्री और कंपनीज के साथ में। बट आपके पास में ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप पूरा वो डेटा इंडिया में रखें। बट उसी में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस अभी भी है। तो बिल जब पास होगा तब देखना होगा कि आरबीआई का सर्कुलर है जो स्पेसिफिकली बोलता है कि फाइनेंशियल डेटा कंप्लीटली इंडिया में होगा, और बहुत सारे सर्कुलर्स डिफरेंट इसके हैं जो इस चीज को ऑब्लिगेट करते हैं। तो कौन सा किस तरीके से कहाँ आएगा वो अभी देखने की सख्त जरूरत है। बट आई थिंक लोकलाइजेशन और क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयरिंग पे आई थिंक चेंजेस आना मुझे लगता है आएंगे। साक्षी जी, असल में जब हम बात करते हैं इसकी डेटा प्रोटेक्शन की, तो कितना डेटा रखा जाएगा, कब तक रखा जाएगा? क्या बिल के अंदर इसको भी क्लियर किया गया है कि आपका हमारा ये किसी का भी अगर डेटा है तो उसकी कोई लिमिट होगी कि हाँ इतना जरूरी है रखना और तब तक रखना है? इसके लिए कुछ गाइडेंस बताई गई हैं? देखिए, जैसा कि मैम ने कहा कि कोई भी लॉ आप समझिए दो टाइप के होते हैं। एक होता है आप कोई बाहर की कंट्री ने कोई लॉ बनाया, आप उसी को कॉपी पेस्ट कर लें। दूसरा होता है प्रिंसिपल बेस्ड। और इंडिया की हिस्ट्री रही है कि हम हमेशा प्रिंसिपल बेस पे बिलीव करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों ने बाकियों की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी, लेकिन इंडिया के अकॉर्डिंग जो इंडियन जनता की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने प्रिंसिपल्स बनाए, जो कि आज तक वो प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। वैसे ही डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये डेटा प्राइवेसी के 9 प्रिंसिपल्स पे बना हुआ है। उसमें से एक स्टोरेज लिमिटेशन का मतलब ये है कि आपने, चलिए आपके पास डेटा तो आ गया, पहली बात आपको उतने टाइम तक आप डेटा रख सकते हैं जितने टाइम तक आपका काम हो रहा है। दूसरा, आपको पर्पस डिफाइन करना है। तीसरा, जैसा कि आपने कहा, एक ये ऑब्वियसली पर केस पे डिपेंड करता है, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है, आप वो डेटा उतना ही लेंगे जितना रिक्वायर्ड है। अगर मेरे को फॉर एग्जांपल आपकी सिर्फ नेम, ईमेल आईडी की जरूरत है तो मैं तीसरी कोई चीज नहीं लूंगा, मैं आपका एड्रेस नहीं लूंगा, मैं आपका पैन कार्ड नहीं लूंगा, मैं ऐसी कोई और चीज नहीं लूंगा कि मेरे पास ज्यादा डेटा है। देखिए, इस पूरे बिल से सरकार एक बहुत ही क्लियर चीज बताना चाहती है कि जैसा कि मैंने कहा, पर्सनल डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज आप सबको 1000 रुपए दूं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कल को मैं आपसे मांग सकता हूं 1000 रुपए? आप अकाउंटेबल है वो 1000 रुपए मुझे वापस देने के लिए? अगर मैं आपको सिर्फ संभालने के लिए दे रहा हूं, ये मेरे 1000 रुपए, आप इसको संभाल लीजिए, मैं आपसे कुछ टाइम बाद दूंगा, तो अगर मैं कल परसों तरसों मांगता हूं तो आप देंगे मुझे वापस? ठीक है, पैसों के मामले में हमें बहुत क्लियर है। लेकिन भाई डेटा जो लाखों के मुकाबले आपका लाखों का नुकसान हो सकता है, जिससे हम दूसरों को पर्सनल डेटा अपना दे देते हैं और हमें यह नहीं पता होता कि दूसरा उसको कैसे रख रहा है, कहां रख रहा है, क्यों रख रहा है। कितनी सारी मोबाइल ऐप्स जब हम डाउनलोड करते हैं तो कितना हमें डेटा देना पड़ जाता है और हम उसको देते चले जाते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है, एक तो कंसर्न की बात होती है, उसके बाद वही कंपनी दूसरी कंपनीज को भी आपका डेटा दे देती है। तो इसको किस तरह से रोका जाएगा? इस बिल के अंदर क्या इस चीज का जिक्र किया गया कि जहां हमारा डीम कंसर्न की बात आती है? तो पहले वाले बिल में था कि एक्सप्लिसिट कंसेंट, अगर आप डेटा रीशेयर कर रहे हैं तो आप फिर से मुझसे एक्सप्लिसिट कंसेंट लेंगे सेंसिटिव डेटा के, क्रिटिकल डेटा के स्टेट में, कि अगर आपको मैंने डेटा दिया है तो मैंने आपको किसी पर्पस के लिए दिया है, आप जैसे ही उसको शेयर कर रहे हैं तो आप मुझसे फिर से कंसेंट लेंगे अगर आप किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रहे हैं। इस बिल में उस चीज को लेकर साइलेंट है, बट इस बिल में ये चीज बहुत क्लियर कर दी है कि लाइबिलिटी फिड्यूशरी की बहुत स्ट्रांग होगी। तो मेरे लिए कॉन्ट्रैक्चुअल या अग्रीमेंट आपके साथ हुआ है तो आपकी पूरी लाइबिलिटी बनती है। अब जब आपने ये डेटा किसी के साथ शेयर किया है तो वो आपकी लायबिलिटी है, और आप देखें उस तरीके से कि आप किस तरीके से उसी बेसिस पे थर्ड पार्टी को आप डेटा शेयर कर रहे हैं, और वो भी उसी तरीके से सिक्योरिटी मेजर्स अपनाए जिस तरीके से आपको अपनाने चाहिए। बिकॉज अगर कोई मिसहैप होता है, अगर कोई डेटा ब्रीच होता है, तो जिस तरीके की पेनल्टी इंपोज होगी या जो प्रिंसिपल और डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी आपके ऊपर इंपोज करेगी पेनल्टीज, वो आपके ऊपर करेगी, तो आपका बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि आप कैसे उस चीज को थर्ड पार्टी के साथ रखें। थर्ड पार्टी डेटा शेयरिंग में ही सबसे ज्यादा ब्रीचेस होते हैं, तो इसको लेकर आई थिंक अब सब कंपनीज को भी ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस लेकर आए, किस तरीके से लिमिट करे वो डेटा शेयरिंग अगर पर्पस नहीं है उस चीज का, और अगर कर रहे हैं तो किस तरीके से पूरा फ्लो आप एक चेन ऑफ
ट्रांसपेरेंसी इज अनदर एस्पेक्ट जिसको इन्होंने रखा है कि देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ये दो एस्पेक्ट है जो बहुत क्लियरली इस नए बिल में इंट्रोड्यूस किए गए, जो बहुत अच्छी चीज है। इसके अंदर एक बोर्ड बनाने की भी बात की गई है। साक्षर जी, वो क्या करेगी अगर कुछ अथॉरिटी या बोर्ड बना दिया जाएगा, उसका क्या काम होगा इसके तहत? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, 3 पार्टियां इस बिल के अंदर। डेटा, आपका डेटा प्रिंसिपल जो कि हम हैं, जो ह्यूमन बींग्स जिनका डेटा जाएगा, डेटा फिड्यूशरी जो डेटा प्रोसेस करेंगे, और तीसरा है ग्रीवेंस बॉडी। डेटा प्रोटेक्शन ग्रीवेंस बॉडी जो है वो बिल के अंदर इन्होंने स्पेसिफाई की है। अभी क्योंकि ये पहला ही हमारा ड्राफ्ट है, अभी फाइनल बिल नहीं बना है, एक ओवरव्यू दिया गया है कि कैसे कैसे जहां भी किसी को कोई ग्रीवियंस है, मान लीजिए कि मैं अपना डेटा कोई कंपनी के पास जाता हूं, मैं उनसे मांगता हूं कि मेरा डेटा कहां है, कैसे है, क्यों लिया आपने, और मुझे कोई क्लैरिटी मिलती नहीं है, मुझे ग्रीवियंस है, तो मैं सीधा इस बोर्ड को जाके मैं कनेक्ट कर सकता हूं और वो इसमें फिर जांच पड़ताल करेगी। अभी काफी इसमें चीजें आनी है, लेकिन अच्छा है कि उन्होंने इस बोर्ड के बारे में ओवरव्यू दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। अब हम अपना सेशन जो है क्वेश्चन आंसर की तरफ लेकर के जाएंगे। अच्छी खासी तादाद है स्टूडेंट्स के हमारे साथ, गर्ल्स ज़्यादा हैं, और बिल की टर्मिनोलॉजी के अंदर भी शी और हर का इस्तेमाल किया गया है, तो हमारे पास भी शी भी हैं, हर भी हैं। पूछते हैं उनसे सवाल, क्या क्या आपके सवाल हैं और किससे पूछना चाहते हैं? If we talk about WhatsApp, it claims that our messages are end-to-end encrypted, and still we have come across cases where the messages, the chats were leaked, and there have been many. Like, I don't even have to name one. This is something which is like very common. Everybody knows this. So if those are end-to-end encrypted, which means I can see those messages if I have sent them, and the other person who has received them can see those messages. So how does the third party come into play? How do they get to know what were the messages and how they get leaked? कैसे लीक हो जाते हैं सर, और फिर कैसे रोका जाए उसको? साक्षर जी, देखिए, पहली बात बहुत सिंपल है। आपने शायद आज से 1 हफ्ता पहले इलन मस्क का एक ट्वीट आया था, तो उसमें उन्होंने एक इंक्रिप्शन के बारे में बात की, जाके उन्होंने बताया कि कैसे वो किसी चैट के बारे में बता रहे थे, 2 इंडिविजुअल्स की चैट के बारे में, और उनको उनकी सारी डिटेल्स पता थी उनको कि उनकी चैट क्या हो रही है। तो लोगों ने जैसे क्वेश्चन करना शुरू किया कि आपको कैसे पता, वो तो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, तो उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। तो इससे बहुत ही क्लियर आपको आंसर मिल जाता है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कहना और उसमें कितना होना बहुत फर्क है। इसीलिए इस बिल के अंदर जो हम ये डेटा प्रोटेक्शन बिल क्यों आया है कि बाहर की कोई भी कंपनी कोई भी कुछ क्लेम करते हैं, आज ट्विटर है, फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, वो कुछ भी क्लेम करे, वो क्लेम यहां अगर आप दावा दे रहे हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, तो अगर आप वो इंडिया में कर रहे हैं तो बिल के अकॉर्डिंग आपको वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन दिखानी पड़ेगी। कल को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं होती, कोई तीसरी पार्टी ने डेटा लीक कर दिया, तो आप पे लायबिलिटी आ जाती है। और लायबिलिटी इन्होंने पेनल्टीज इतनी बढ़ाई, जैसा मैम ने कहा, इसीलिए बढ़ाई है कि आप पर, जैसे कहते हैं ना, इंडिया में डंडा मार अप्रोच चलती है। बाहर की कंपनीज को ये नहीं लगना चाहिए कि हम यहां पर कुछ भी रूल्स बनाएंगे, कुछ भी करेंगे और हमारा राज चलेगा। इंडिया की गवर्नमेंट ने ये बहुत ही क्लियरली बता दिया कि अब हमारे पास ये प्रॉपर लीगल बिल है। अब ये बिल है, अब इस एक्ट में बदल जाएगा, तो जब ये एक्ट आएगा तब इसकी स्पेसिफिकेशंस होंगी, उसी के अकॉर्डिंग आप जो भी क्लेम कर रहे हैं आपको प्रूव करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर, जितने भी शॉपिंग साइट्स हैं या फिर फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, कई बार ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं कि हम नॉर्मली बात भी कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो नेक्स्ट मोमेंट वो नोटिफिकेशन हमारे फ़ोन पे होता है। सो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये हार्मफुल है हमारे लिए, और ये होता कैसे है कि क्या असल में वो हम लोगों को सुन रहे होते हैं? जी, बहुत अच्छी बात की इन्होंने, और इसको शायद नॉन पर्सनल डेटा के अंदर या किस में आप किस में काउंट करेंगे मैडम इसको? नहीं, कैसे हो जाता है? नहीं, तो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो आपका जो माइक और कुकीज़ और इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी तक तो हमारे पास इस तरीके के कोई लॉज ही नहीं थे जो रिस्ट्रिक्ट करते थे इनको कि आप कुकीज़ एम्बेडेड नहीं कर सकते, या आप जो शेयरिंग ऑफ डेटा होता है, इवन व्हेन आई एम ब्राउजिंग, व्हेनेवर आई एम डूइंग इट, एंड आप माइक परमिशंस वैसे भी सारी ऐप्स को दे देते हैं। तो जो भी कीवर्ड्स होते हैं उसको लेकर देन एडवर्टीजमेंट्स चल रहे होते हैं, उस पर बाकायदा बहुत सारी सर्विसेज है अवेलेबल जहाँ पे आप वो सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कि मैं किसको टारगेट करूँ, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, तो वहाँ से वो डेटा मिलता है उनको, वो खरीदते हैं वो डेटा और आपको टारगेट करते हैं। तो अभी तक इसको लेकर लॉज तो कुछ नहीं थे, बट आप अगर जीडीपीआर को देखें तो जीडीपीआर बहुत क्लियरली कुकीज़ और इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। पेनल्टीज इंपोज हुई है बहुत बड़ी बड़ी टेक कंपनीज, टेक जायंट्स पर मैं नेम नहीं करना चाहूँगी, जिनके ऊपर पेनल्टीज इंपोज हुई है कुकीज़ और इनके लॉज को ओवररूल करने के लिए या उनको ध्यान में नहीं रखते हुए। तो अगर इंडिया के मैं बात करूं तो वो 9 प्रिंसिपल्स तो है, बट हमको ये देखने की भी बहुत सख्त ज़रूरत है कि किस तरीके का डेटा वो जब आपसे ले रहे हैं तो क्या वो आपको बता रहे हैं उस बारे में या आपसे परमिशन ले रहे हैं। तो एक तो होता है कि आप खुद परमिशन देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको आपके हिसाब से टेक्नोलॉजी सजेशंस दे। जी,
तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें, बिकॉज मैं परमिशन दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ। दूसरा होता है कि आप नहीं चाहते कि आपको ट्रैक किया जाए, आपको ट्रैक्ड सर्विसेज दी जाए, तो आप वहाँ पे ऑप्ट आउट कर लें, आप अपने आप को हटा दें। उसके बाद में भी अगर आपका डेटा जाता है तो देन समबडी इज गोइंग, तो फिर आपके पास प्रावधान है कि आप अपील कर सकते हैं, आप अभी भी आप जा सकते हैं कोर्ट में, बट अदरवाइज आप जो आपका ग्रेवियंस ऑफिसर है आप उनसे डेटा मांग सकते हैं, वो नहीं देते हैं तो आप जो हमारी जो बोर्ड बन रही है वहाँ पे आप मैटर को लेकर जा सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जी पूछिए। यस सर, मैम मेरा ये क्वेश्चन आप दोनों से ये लाइक काफ़ी टाइम हो गया इस बात को पे क्वेश्चंस उठे थे दैट हम लोग जो उनको परमिशन दे रहे हैं उससे ज़्यादा वो हमारा डेटा ले रहे हैं, यू नो प्रोफाइल पिक्चर्स एंड ऑल, एंड उसके बाद भी सो फार मैंने कोई एक्शन ट्रू कॉलर के खिलाफ ऐसा नहीं देखा, एंड हमारे पास अभी ऐसा कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ, मेरे पास स्टिल अभी मेरे है, तो इस बिल के साथ, इस एक्ट के साथ मैं कुछ होप कर सकती हूँ कि कुछ चेंजेस आएंगे? जी बिल्कुल। तो जो हम 9 प्रिंसिपल्स की हमने बात की और सर ने भी बात की, वो यही बोलता है कि आपका जो कलेक्शन पर्पस और लिमिटेशन है, तो वो ये बोलता है कि जो सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं उस सर्विसेज के रिलेटेड जो उनको परमिशंस चाहिए, जैसे कि अगर आप ऊबर यूज कर रहे हैं तो ऊबर में अगर आप लोकेशन नहीं देंगे तो वो कैसे करेगा, उसके लिए वो बहुत जरूरी है उस सर्विसेज को ऑफर करने के लिए। वहीं अगर आप स्नैपचैट यूज कर रहे हैं जहां आपको अपनी वीडियो बनानी है, तो अगर आप कैमरा को परमिशन नहीं देंगे तो वो कैसे उस चीज को करेगा। तो ये तो हो गई डायरेक्टली लिंक टू द सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको छोड़कर अगर जो बाकी सारी चीजें हैं जो आपसे लेते हैं एज अ परमिशन, तो आपके पास में ऑप्शन है ऑप्ट आउट करने का। जैसे कि अगर फर्नीचर रेंटल शॉप है आपकी, वो आपसे बोल रहा है मुझे कैमरे का एक्सेस दे दो, गैलरी का एक्सेस दे दो, तो आपको नहीं देना है, बिकॉज ऑल यूर डूइंग उस ऐप से ही आप देख रहे हैं फर्नीचर और आपको रेंट पे लेना है। तो अगर आप डिनाई करते हैं तो वो आपको सर्विसेज डिनाई नहीं कर सकते, ये नए एक्ट के हिसाब से है। तो जितनी जरूरत उनको है सर्विस प्रोवाइड करने में, अगर वो सक्षम नहीं रह पा रहे हैं उसको देने में, तो वो आपको बोल सकते हैं कि आप हमारी ऐप यूज नहीं कर सकते, आप डाउनलोड नहीं कर सकते, बट उसके सिवा वो आपको डिनाई नहीं कर सकते। तो ये नए बिल में ये जो प्रावधान है प्रिंसिपल्स को लेकर वो चीज है, तो आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं और आप उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं अगर वो आपको डिनाई करते हैं सर्विसेज के लिए। यानी कहीं ना कहीं आपके अधिकारों को सेव किया गया है, मजबूत किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। So sir, my question was that you said that there would be a formulation of a board. Now we are clearly going for tribunalization, but when we see the scenario, especially in the case of India, tribunals have not been that much successful. If we already have the computer emergency response team, then why there's a need of a board itself? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, एंड मैं बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन अगर आप इस एक्ट के, ये एक्ट किसके बारे में बात करते हैं? पर्सनल डेटा। पहली बात, अगर आप पहले कितने भी एक्ट्स देख लीजिए, आपने जैसे सर्टेन का नाम लिया, अब सर्टेन तब है इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जब कोई प्रॉब्लम आ रही है तब इनको आप रिस्पॉन्ड करिए। तो देखिए, इमरजेंसी बहुत बार आती है, बहुत बार नहीं भी आती, बट पर्सनल डेटा का जो क्वेश्चन है, हर किसी के पास पर्सनल डेटा है। यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है कि जब पर्सनल डेटा हैम्पर हो जाएगा तब आप बात करिए, उसके लिए ग्रीवेंस अथॉरिटी तो है, लेकिन उससे पहले की फ्रॉम A to Z सारे स्टेप्स हैं कि जब पर्सनल डेटा आपका जा रहा है, मान लीजिए मैं कंपनी हूं, मैं आपका पर्सनल डेटा ले रहा हूं, तो हर चीज कि मैं क्यों ले रहा हूं, किस लिए ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं, कितनी देर के लिए ले रहा हूं, तो A to Z बहुत सारी चीजें हैं। ये सब सारी सैनिटाइजेशन के बाद भी अगर कोई ग्रीवेंस आती है तब जाके ये ट्रिब्यूनल आएगा, और इन ट्रिब्यूनल इसलिए इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज शुरू में तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हम बहुत ही पर्सनल डेटा के साथ केयरलेस हैं, तो केयरलेसनेस में हम अभी भी गलतियां करेंगे जब ये एक्ट आएगा। तो जब ये आएगा और इतना पर्सनल डेटा है भर भर के, तो ये ट्रिब्यूनल के पास मेरे को लगता है काम इतना सारा होगा, समय कम है, काम ज्यादा है, और कंसिडरिंग इसका नेचर ऐसा है पर्सनल डेटा का, तो ये जो बोर्ड है ये काफी सक्सेसफुल होगा। जो उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम में जो भी गुफ्तगू हुई, हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने भी उससे काफी कुछ फायदा हासिल किया होगा, जानकारी हासिल की होगी, साक्षरता बढ़ी होगी। साक्षर जी, हमारी भी यही कोशिश थी कि इस मुद्दे के ऊपर भी लोगों को हम जो है ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सकें, बेदार कर सकें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं तमाम स्टूडेंट्स का और अपने दोनों खास मेहमानों का। आपने आज के इस प्रोग्राम के अंदर अपने तजुर्बे से रोशनी डाली, हमारे नाज़रीन ने भी जरूर कुछ ना कुछ फायदा हासिल किया होगा। आप भी अपने राय मशवरे हमें ईमेल के जरिए हमें भेज सकते हैं। हम आज की इस पेशकश को यही मुकम्मल करते हैं। जब ये कानून पार्लियामेंट के अंदर ये बिल आने के बाद कानून की एक शक्ल ले लेगा, तब भी हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। इसके जो भी नए आउटपुट्स इसके अंदर सामने आएंगे, कुछ जो भी इसमें ऐड ऑन होगा, उसको भी हम लेकर के आपके सामने फिर एक बार हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को आपको इजाज़त देनी होगी, लेकिन हम छोड़े जाते हैं आपको कानून से मुताल्लिक कुछ अहम मालूमात के साथ। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। जानते हैं क्या है लोक अदालत और कैसे आप इससे फायदा हासिल कर सकते हैं।
लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है। ये एक ऐसा मंच है जहां कानून की अदालत में या पूर्व मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों या मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया गया है। दीवानी मुकदमात, अजदवाजी मामलात, MACT के मुकदमात और छोटे जराइम के मुकदमात बुनियादी तौर पर लोक अदालत के लिए भेजे जाते हैं।